आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। कर्णप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, गैरसैंण पहुंचे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। भराड़ीसैंण विधानसभा में करेंगे सांकेतिक तालाबंदी। आपको बता दें कि गैरसैंण में सत्र न कराए जाने पर हरदा नाराज है और हरीश रावत के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद है। तो गैरसैंण में सत्र करवाने की मांग की जा रही थी लेकिन नहीं हुआ और उसके कारण अब हरदा नाराज हो गए हैं। आज सांकेतिक तालाबंदी की जाएगी भराड़ीसैंण विधान भवन में और इसके लिए पहुंच चुके हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने पर हरदा नाराज थे और हरीश रावत के साथ साथ बड़ी संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने पर हरदा नाराज थे। हरीश रावत लगातार इसकी मांग भी कर रहे थे लेकिन अब उनकी नाराजगी सामने आई है और अब पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सांकेतिक तालाबंदी की जाएगी। तो भराड़ीसैंण विधान भवन में सांकेतिक तालाबंदी हरीश रावत की तरफ से करी जाएगी और बड़ी संख्या में इस वक्त हरीश रावत के साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं, उनके समर्थक भी गैरसैंण में मौजूद हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पहुंच चुके हैं हरीश रावत और बड़ी संख्या में उनके समर्थक और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और आज सांकेतिक तालाबंदी इनकी तरफ से की जाएगी भराड़ीसैंण विधान भवन में। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर हरदा नाराज है और इसे लेकर आज उनकी तरफ से ये सांकेतिक तालाबंदी की जाएगी। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मौके की, किस तरीके से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं हरीश रावत के, वो मौके पर मौजूद हैं और काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी विपक्ष की तरफ से कि सत्र को कराया जाए। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में भी आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। हर की पौड़ी से गंगा सभा और मेला अधिकारी विनय शंकर पांडे कांवड़ मेले की शुरुआत की। इस दौरान मां गंगा की पूजा अर्चना भी की गई। मां गंगा से कांवड़ मेले के सफल संचालन के लिए मेला अधिकारी ने आशीर्वाद लिया। माना यह जा रहा है कि इस बार 3 से 4 करोड़ शिव भक्तों के आने की संभावना है और 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा हो रही है। तो आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार से तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत की गई और 2 से 3 करोड़ जो कांवड़िए हैं उनकी पहुंचने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है। कोरोना की वजह से 2 साल तक कांवड़ यात्रा नहीं हुई और इस बार कांवड़ियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे विधि विधान के साथ आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई है। और देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तरह की विधिवत शुरुआत हो गई है। मेला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने मां गंगा से प्रार्थना की है कि सफल संचालन हो और शिव भक्तों से अपील की है कि आस्था से आएँ और प्रेम से जाएं। बहुत बड़ा मैसेज है सर, ये क्या आप कहेंगे शिव भक्त? देखिए, आज हम सब के लिए बड़ा ही शुभ अवसर है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद हरिद्वार के, इस प्रदेश के पूरे देशवासियों को शुभकामना दूंगा मां गंगा के इस तट से कि आज से पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हुआ है और इसको हम कांवड़ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी कह सकते हैं। आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे मां गंगा के श्री चरणों में उनका आशीर्वाद लेने कि उनके आशीर्वाद से यह यात्रा शांतिपूर्ण, सकुशल और निर्विघ्न ढंग से संपन्न हो। क्योंकि भारी क्राउड आने वाला है, संख्या ज़्यादा रहेगी, तो क्योंकि 20 तारीख तक तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 20 के बाद काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो कुछ चुनौती मान के चल रहे हैं तैयारियों को लेकर? निसंदेह कोई भी आयोजन धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, हर एक आयोजन अपने आप में एक चुनौती होता है और उसके नए डायनेमिक्स होते हैं, उसको अपने हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ता है। चूँकि चारधाम यात्रा को और सोमवती अमावस्या के स्नान में जिस तरह से श्रद्धालुओं का जन सैलाब आया था उससे हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस बार लगभग 4 करोड़ तीर्थयात्री यहाँ जरूर आएंगे। व्यवस्थाएं उसी के अनुरूप करने का प्रयास किया गया है, चाहे वो हमारे पूरे कांवड़ मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था की स्थिति हो, हर 500 मीटर पर शुद्ध पेयजल, मेडिकल कैंप, हमारे सीएमओ साहब भी मेरे साथी हैं और इसी प्रकार से टॉयलेट्स, इन सब की व्यवस्था की गई है और पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है जो आज से अपनी ड्यूटी प्रारंभ कर। जो भी डीजे वगैरह बज रहे हैं उसका वॉल्यूम बहुत कम होना चाहिए ताकि और लोगों को, आम जनता को दिक्कत ना हो। उसके कंटेंट्स ऐसे ना हो जिससे कि किसी अन्य धर्म संप्रदाय की भावनाओं को। 2 साल बाद यात्रा हो रही है तो फौरी तौर पर क्या अभी अनुमान आपका लग रहा है कि कितने शिव भक्त आ सकते हैं?
देखिए, ये हमने आपको भी से बताया कि चूँकि 2 साल बाद यात्रा हो रही है और जो पिछले हमारे यहाँ जो धार्मिक आयोजन हुए उसमें जिस तरह का जन सैलाब आया था उसको देखकर लगता है कि तकरीबन 4 करोड़ या उससे अधिक भी यात्री यहाँ आ सकते हैं। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप थे मेला अधिकारी विनय शंकर पांडे जी, जो पूरी तरह से व्यवस्थाओं को यहाँ देख रहे हैं। उन्होंने माँ गंगा से पूजा अर्चना करके ये प्रार्थना की है कि कांवड़ मेला जो है वो सकुशल संपन्न हो और इसके लिए सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं। उसके अलावा जो भी व्यवस्थाएं और करनी है उनके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। तत्कालिक तौर पर भी व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। हरिद्वार से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और चलिए किस तरीके से तैयारी की गई है, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है हरिद्वार से, ज्यादा जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए पंकज राणा इस वक्त खुद लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानेंगे उनसे किस तरीके का नजारा और कितने उत्साहित जो कांवड़िए हैं वो नजर आ रहे हैं। पंकज, कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जो कांवड़िए है, क्योंकि देखिए 2 साल बाद यात्रा हो रही है, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आइसु, देखिए मैं हरिद्वार के हर की पौड़ी पे मौजूद हूँ और सुबह से एबीपी गंगा पे तमाम दर्शक हरिद्वार में हर की पौड़ी की तैयारियों की चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई हैं। पुलिस की ओर से व्यवस्थाएं बेहतर कर दी गई हैं। 10,000 पुलिसकर्मी यहाँ लगाए गए हैं। उसके अलावा 400 CCTV कैमरे लगाए हैं। लगभग 60 किलोमीटर का जो हाईवे का एरिया है उसको मेला क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और मैं देखिए इस वक्त जो कांवड़ती हैं, जो शिव भक्त हैं, उनके पीछे मौजूद हूँ और ये पूरी तरह से तैयार हो गए हैं अपने गंतव्य जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए, जहाँ इन्हें जलाभिषेक करना है। अभी इन्होंने जल भरा है गंगा जी का और सभी स्नान करके पूजा अर्चना करके पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। और आप देख रहे हैं सब अब पूरी तरह से तैयार हैं, सबकी वेशभूषा है और गंगा जी में इन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के शिव जलाभिषेक के लिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कुछ कांवड़ती हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से जी। अच्छा, कितने लोग हैं आप? हम जी कम से कम 25 लोग हैं जी। तो अभी क्या किस तरह से आपने यहाँ पे तैयारी की है? आप कहाँ जाएंगे, किस तरह से जाना? हम जी बागेश्वर धाम है हरियाणा में, महेंद्रगढ़ जिले में, 320 किलोमीटर वहाँ जाएंगे जी। हाँ जी। तो आने जाने में किस तरह की कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी, व्यवस्था पूरी है जी। यूपी में, उत्तराखंड में बिल्कुल पूरी व्यवस्था है जी। व्यवस्था है। तो देखिए ये शिव भक्त हैं और भी शिव भक्त हैं। आपने तो कांवड़ उठा ली है, क्या कहेंगे आप? क्या आगे क्या इस तरह की तैयारी है आपकी करना चाहेंगे? जी, हमें 320 किलोमीटर जाना है अभी यहाँ से और जी अभी हमने उठाई है, आस्था की डुबकी लगाई है गंगा जी में और जी काफ़ी खुशी है आज। बोलिए जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो इस तरह से आगे देखिए आयुषी, आप देख रहे हैं ये तमाम जो शिव भक्त हैं इनकी तैयारी हो गई है। अब ये तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। लगभग 20 से 25 लोग हैं जो एक ही स्थान से आए हैं, जागेश्वर धाम, जहां पर इन्होंने शिव भक्त ये जाएंगे, जहां पर जाकर ये शिव भक्त जो जलाभिषेक करेंगे उसकी तैयारी के लिए यहाँ से निकलने का सिलसिला इनका शुरू हो गया है। सभी का एक ये टोली होती है और ये एक तरह से खड़ी कांवड़ है। इस कांवड़ को नीचे नहीं रखा जाएगा, कंधे पर ही ये कांवड़ रहेगी जब तक ये 350 किलोमीटर की यात्रा पूरी नहीं कर लेंगे। गंतव्य जाने के लिए इनको लगभग 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा। 26 तारीख को शिवरात्रि है, उससे पहले इन्हें वहाँ पहुँचना होगा। और देखिए ये किस तरह से एक जय जयकारा जो बम भोले का है वो लगाया जा रहा है। तमाम शिव भक्तों की जो टोली है वो यहाँ से देखिए निकलना शुरू हो गई है। अब यहाँ से प्रस्थान करना शुरू कर दिया है इन्होंने और इनका साफ तौर पर कहना है कि व्यवस्थाएं अभी बेहतर बनाई गई है। लेकिन यहाँ पे ऐसी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि सुबह का जब वक्त होता है 6:30 बजे का जब वक्त जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे उस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन अब क्योंकि सुबह के वक्त ही जो तमाम शिव भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, वो यहाँ से जल लेकर निकल जाते हैं। लगभग सुबह का ही वक्त होता है जब यहाँ से ज़्यादा लोग निकलते हैं और अभी जो भीड़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसके बावजूद भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हर की पौड़ी पर अभी भी जो ब्रह्मकुंड है वहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी अभी भी लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर अगर तैयारियों की बात की जाए तो अभी जो मेला अधिकारी हैं विनय शंकर पांडे, उन्होंने यहाँ पर अभी पूजा अर्चना की है। उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि इस वक्त इस बार जो कुंभ ये मेला हो रहा है, कांवड़ मेला, ये कोरोना के 2 साल बाद हो रहा है, इसलिए इसको सफल संचालन इसका हो सके। कहीं ना कहीं देखिए तैयारियों से कहीं ना कहीं कांवड़िए भी खुश नजर आ रहे हैं और जोश पूरा हाई नजर आ रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो सावन के महीने में कांवड़ियों की भगवान शिव के प्रति अलग अलग आस्था नजर आ रही है और इस बीच कुछ कांवड़िए गौमुख तक गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे ही कुछ कांवड़ियों से बात की है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। का महीना माना जाता है, इसीलिए तमाम शिव भक्त माँ गंगा का जल लेने हरिद्वार पहुँचते हैं और फिर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ये एक ग्वालियर से आया हुआ एक कांवड़ यात्रियों का बड़ा जत्था है जो गौमुख से सीधे गंगा जल लेकर अपने स्थान पर जाएगा। हमारे साथ हैं एक बाबा जी। बाबा जी, कहाँ से आ रहे हैं आप और कहाँ जाएंगे? हम गाँव हैं मरना से आ रहे हैं, गंगोत्री से जल भरा हुआ है,
मुरैना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। तो ये कब से आप कब गए थे गंगा जल लेने गौमुख, और कब से वहाँ से यात्रा? हम 2 तारीख से गए थे, 6 तारीख को उठाया है और 26 तारीख को मुरैना पहुँचेंगे। 1100 किलोमीटर की हमारी यात्रा है। तो क्या विशेष है इस यात्रा में, और किस तरह से आपने जल भरा, और क्या क्या इसमें कितने पड़ाव आपने रखे? हमारे पड़ाव ये है, 7वां पड़ाव है और 90 पड़ाव में पहुँच जाएंगे हम। 18 दिन का गंगोत्री से मुरैना 18 किलोमीटर का चला हुआ। ये आपने मन्नत मांगी थी या हर साल आप इस तरह से आते हैं पूरी टोली के साथ जल लेने के लिए? नहीं, हम हर साल आते हैं। मेरे 45 दफ़े गंगोत्री से मुरैना चढ़ा चुके हैं। 2 दफ़े गंगोत्री टू रामेश्वरम इंडिया का पद यात्रा कर चुके हैं। तो बाबू जी, ये एक विशेष कांवर है, आप देखिए कांवर पे लिखा हुआ भी है गौमुख से लेकर आप मुरैना तक जाएंगे। तो इसमें क्या विशेषता होती है, किस तरह से आप चलते हैं वहाँ से, और क्या क्या बीच में आप चीज़ें रखते हैं? हमारे यहाँ गंगा मैया सनी विषय हमारा खूब काम बिगड़ जाता है, उसे बोल देते हैं, बन जाता है, इसलिए हम सब कांवड़ को आते हैं। अच्छा, एक क्योंकि विशेष बात है, कितने लोग हैं आप, और ये खड़ी कांवर है, ये बिल्कुल लोग हैं और 12 कांवड़ हैं। एक कांवड़ पे 2 लोग हैं। हाँ, 2 लोग हैं। 2 लोग एक कांवर पे हैं। 12 बजे तक आधे लोग सो जाते हैं, 12 के बाद में भी जाग जाते हैं, भी सो जाते हैं। तो ये खड़ी कांवर होती है, हमेशा खड़े करके ही इसको लेना? हाँ, जैसे एक लोग लेके खड़ा है, एक सो रहा है। हाँ, 4 घंटा वो सो लिया, 4 घंटा दूसरा सोएगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जब सावन का महीना आता है, जब भगवान शिव का जलाभिषेक का वक्त आता है, तो इसी तरह से शिव भक्तों की आस्था नज़र आती है। कितनी भी बरसात हो, कितना भी कठिन रास्ता हो, उस रास्ते को पार करके ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। हरिद्वार से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार मेला क्षेत्र में एसएसपी के जवानों की तैनाती की गई है। हर की पैड़ी के साथ ही मेला क्षेत्र में एसएसपी के जवान सख्त पहरे रख रहे हैं। दरअसल सुरक्षा के लिहाज से हर की पैड़ी काफी संवेदनशील इलाका है और कांवड़ मेले के दौरान यहां बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचेंगे और इसलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। तो कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत हो गई और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा पहरा भी लगाया गया है। किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, इसलिए जो जवान है उन्हें चप्पे चप्पे पर रखा गया है। हर की पैड़ी पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। और कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार मेला क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। रुड़की से नीलकंठ तक 30 किलोमीटर हाईवे को मेला क्षेत्र घोषित किया है और पुलिस की तरफ से 10,000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जो हाईवे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। पूरे मेले क्षेत्र में 38 पुलिस सर्किल बनाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बम निरोधक दस्ता, आतंकरोधी दस्ता, पुलिस फोर्स, घुड़सवार बल तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए 400 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 38 सर्किल में एक ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी। कांवड़ यात्रा के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, इसके लिए तमाम जवान लगाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, विधायक खजान दास भी दिल्ली हैं और 16 जुलाई को देहरादून में भाजपा के सभी विधायकों को चुनाव की प्रक्रिया के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जोशी की ओर से उत्तराखंड के नेताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इधर काशीपुर में भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है और कार्यक्रम में केंद्र से कई बड़े पदाधिकारियों समेत मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री समेत पदाधिकारी और मंत्री भी शामिल होंगे। 3 दिवसीय शिविर में 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। 21 जुलाई को काशीपुर में प्रशिक्षण में लगने वाला है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है। साथ ही हमारे प्रदेश के माननीय एसओसी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी भी उपस्थित रहने वाले हैं और हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय अजय जी का भी वहाँ पर मार्गदर्शन मिलने वाला है।
आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, जहां अपहरण की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया है। 7 साल की नाबालिग बच्ची की अपहरण की सूचना मिल रही है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से नाबालिग की तलाश में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी से बड़ी खबर है। अपहरण की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया है। 7 साल की नाबालिग बच्ची की अपहरण की खबर फिलहाल मिल रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से नाबालिग की तलाश में जुटी हुई है। हल्द्वानी से 7 साल की बच्ची का अपहरण हो गया है और अब पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। और स्कूलों में किताबें बांटने को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के एक हफ्ते के भीतर 2 अलग-अलग बयान सामने आ चुके हैं। 7 जुलाई को धन सिंह रावत ने कुछ और कहा था और कल उन्होंने कुछ और बयान दिया। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या मंत्री महोदय को स्कूलों की स्थिति के बारे में सही जानकारी नहीं है? किताबें हमारे हर विद्यालय तक पहुंच गई हैं। अब चूंकि अभी स्कूल बंद थे, कह सकता हूँ आज कि 90% से ज़्यादा बच्चों को किताबें मिल चुकी हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के स्कूलों में किताबों को लेकर 2 अलग-अलग बयान सरकार के दावों पर खुद ब खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में किताबें न पहुंचने पर पहले धन सिंह ने बयान दिया कि सभी स्कूलों में किताबें पहुंच गई हैं। बाद में धन सिंह रावत कहते हैं कि 90% स्कूलों में किताबें पहुंच चुकी हैं। अब धन सिंह रावत के ये दोनों बयान सुनिए। देखिए, ऐसा है कि किताबें हमारे हर विद्यालय तक पहुंच गई हैं। अब चूंकि अभी स्कूल बंद थे, लेकिन आज ही मैंने इसका रिवीजन किया पूरा कि भाई किताबें कहाँ नहीं पहुंची, कहाँ पहुंच गए हैं। तो सारे हमारे जो भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं, सब ने आज रिपोर्ट दी है कि किताबें सब जगह पहुंच गई। हमारे महानिदेशक ने भी, हमारे शिक्षा सचिव ने भी, हमारे सभी जितने डीओ हैं, जितने जिला शिक्षा अधिकारी हैं, हमने कहा है कि हर बच्चे को किताब पहुंचनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ आज कि 90% से ज़्यादा बच्चों को किताबें मिल चुकी हैं। अगर कहीं किताबें नहीं मिलेंगी तो आज भी हमने आदेश किए हैं कि 1 हफ्ते में प्रत्येक बच्चे तक किताबें पहुँचनी चाहिए। हफ्ते भर के भीतर ही शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बयान बदल दिए हैं। 6 जुलाई से स्कूल खुले थे और 7 जुलाई को जब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से पूछा गया कि कितने बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, तो उन्होंने कहा था कि सभी स्कूलों में किताबें बंट गई हैं और जिन स्कूलों में किताबें नहीं मिली हैं उनमें 3 दिन के भीतर किताबें बांटने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि धन सिंह रावत आखिरकार अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? क्या मंत्री महोदय को खुद ही स्कूलों की स्थिति की जानकारी नहीं है या फिर मामला कुछ और है? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और गैरसैंण में स्थायी राजधानी बनाने को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा का बयान सामने आया है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बजाय सरकार देहरादून में नया विधान भवन बना रही है। राज्य की स्थायी राजधानी के प्रश्न का हल नहीं हो जाता है। गैरसैंण में आप एक दूसरा विधानसभा भवन क्यों बनाने चाह रहे हैं? और हमको उसके पीछे षड्यंत्र लगता है कि आप जनता की अदालत में इस प्रश्न को हल करने के लिए नहीं जाना चाहते हैं। आप राज्य की विधानसभा में इस प्रश्न को हल करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप बालात हमारे ऊपर एक देहरादून को उत्तराखंड पर थोप देना चाहते हैं कि हमने विधानसभा भवन बना दिया, हमने सचिवालय बना दिया, अब हमको इसके अलावा देहरादून के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये उत्तराखंड राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ है। ये उत्तराखंड राज्य की वो जो सिद्धांत है, जो जनसंघ का सिद्धांत है, उसकी भावनाओं के विपरीत है। और जोशीमठ में नरसिंह मंदिर मोटर मार्ग पर लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। मार्ग पर बने गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। हालांकि बारिश के बाद गड्ढे में कुछ मिट्टी जरूर डाली गई है, मगर उससे भी अब खतरा कम नहीं हुआ है। सड़क में बढ़ने गड्ढों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तस्वीरें जोशीमठ की आप देख रहे हैं। इधर बड़कोट में बारिश की वजह से आम आदमी की मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल एक तरफ पैदल रास्तों पर पानी बह रहा है, तो वहीं ट्रॉली से सफर करना भी आसान नहीं है। चपटाड़ी और बचान गांव के लोगों की सहूलियत के लिए ट्रॉली तो लगाई गई, मगर उस ट्रॉली के तारों की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि उससे सफर करते समय लोग सहम जाते हैं। ट्रॉली की तार भी ढीली पड़ने लगी है, जिससे ग्रामीण ट्रॉली का सफर करते समय डरे सहमे रहते हैं। ग्रामीण अब ये मांग कर रहे हैं कि इस जगह पर पुल बनाया जाना चाहिए।
और रामनगर के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल को लेकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग पेट्रोल पंप कर्मी से बोतल में पेट्रोल लेना चाहते थे, मगर पेट्रोल कर्मियों ने इससे मना कर दिया और इसी को लेकर पेट्रोल पंप कर्मियों और युवकों के बीच मारपीट हो गई। और आगे बढ़ने की बात करेंगे, कोटद्वार में अग्निवीरों की भर्ती रैली 19 अगस्त को शुरू होने जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सेना की वेबसाइट के माध्यम से शुरू हो गई है। गढ़वाल क्षेत्र के सभी जिलों के लिए भर्ती रैली 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कोटद्वार में होगी। तो अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और आपको बता दें कि गढ़वाल क्षेत्र के सभी जिलों की बात की जाए तो भर्ती रैली 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक होगी। इधर अल्मोड़ा जिला पर्यटन विकास समिति की पहली बैठक हुई है और इस दौरान डीएम ने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत प्रस्तावित कामों पर चर्चा की है। डीएम के निर्देश है कि सिमतोला इको पार्क का विकास, सौंदर्यकरण और कटारमल सूर्य मंदिर के लिए योजना तैयार की जाए। डीएम ने ये भी निर्देश दिए हैं कि पर्यटन स्वयं रोजगार योजना और होम स्टे योजना में लक्ष्य के अनुरूप काम किया जाए। इधर हल्द्वानी तहसील बकाये की वसूली में फिसड्डी साबित हो रही है। दरअसल अब तक तहसील ने महज लक्ष्य के 18% ही वसूली की है। दरअसल कई विभागों में बकायेदारों की वसूली के लिए तहसील को आरसी भेजी जाती है, जिसके बाद तहसील बकाया वसूली कर राजस्व जमा करता है। लेकिन इस साल अब तक 14 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष कई मामले अपीलीय अधिकारी के पास विचाराधीन होने के चलते 5 करोड़ 8 लाख में से अब तक महज 1 करोड़ 5 लाख ही वसूल पाया है। वसूली करने में तहसील फिसड्डी साबित हो रही है। लक्ष्य के हिसाब से महज 18% वसूली ही अब तक की गई है, जो कि काफी कम मानी जा रही है। और पौड़ी पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने मानसून की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान अधिकारियों को मानसून से बिगड़े हालात से निपटने के निर्देश भी दिए गए हैं। गढ़वाल कमिश्नर ने यह कहा है कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक 7 डेंजर जोन बनाए गए हैं, जिनके कारण मार्ग कई बार बाधित हो चुका है, जिसे सुचारू रूप से चलाने के लिए जेसीबी तैनात की गई है। वर्तमान में जो अभी वर्षाकालीन ऋतु प्रारंभ हुई है, उसके लिए पहले ही हम लोग सभी जिला अधिकारियों के साथ कई 2-3 राउंड की मीटिंग कर चुके हैं। अगर मैं इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं, जो ऋषिकेश से और बद्रीनाथ जी तक का है, उस पर 7 हमने हमारे जो डेंजर जोन हैं वो चिन्हित हैं और 7 पर ये पहले से था कि इसमें लैंडस्लाइड आने की हमेशा संभावना बनी रहती है, तो वहाँ पर्याप्त संसाधन रखे गए हैं। और अभी आपने देखा होगा कि मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, लेकिन लगभग 2 घंटे में या 2.5 घंटे में सभी मार्ग खोल लिए गए हैं। और चलिए उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी तक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।